हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण के लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में आसपास हम कई प्रकार के परिवर्तन होते देखते हैं। उसमें कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं तो कुछ परिवर्तन रासायनिक होते हैं। लेकिन हमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे होती है? किसी भी पदार्थ में हो रहे भौतिक परिवर्तन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसमें होने वाला परिवर्तन प्रतिवर्ती अर्थात रिवर्सिबल होता है, यानी पुनः पहले वाली स्थिति प्राप्त करने योग्य होता है। मुख्य रूप से तब जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना व पुनः पानी का बर्फ में बदलना, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार जब पानी को गर्म करते हैं तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ठंडा करने पर पुनः पानी के रूप में बदल जाता है। जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता, उसके रासायनिक गुण पहले के समान ही रहते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल वह अपना आकार, आकृति, रंग में परिवर्तन कर सकता है या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे बर्फ का पानी व भाप में रूपांतरण होता है तो सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन पानी का रासायनिक अणुसूत्र समान बना रहता है। इसके विपरीत जब पदार्थों के तत्वों के रासायनिक गुणों में व संघटना में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना। इस प्रकार की घटनाएं पुनः अपने पूर्व स्थिति में नहीं जाती, इसलिए ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन यह रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम होता है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया से पानी बनता है जो कि द्रव है। उसी प्रकार सोडियम धातु है, क्लोरीन गैस है, लेकिन इनके संयोग से सोडियम क्लोराइड अर्थात खाने का नमक बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है ये देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का निर्माण, तापमान में परिवर्तन, यह सभी संकेत हमको दिखाई देते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसे हम यहाँ शब्दों में न लिखते हुए अगर संकेतों में लिखें, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण का लेखन किन नियमों द्वारा किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ। आइए देखते हैं कि अभिकारक पदार्थ क्या होते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक को रासायनिक समीकरण के अंदर हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं। अब देखते हैं उत्पाद के बारे में। अभिक्रिया के दौरान जिस नए पदार्थ निर्माण होता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। क्रियाफल को हमेशा रासायनिक समीकरण के अंदर दाएं तरफ लिखा जाता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिक्रियाकारक पदार्थ बाईं ओर तो उत्पाद को समीकरण की दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारकों से उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को इन दोनों के बीच में निकालते हैं। यह तीर रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट और जिंक ये अभिकारक है और जिंक सल्फेट, कॉपर और साथ में उष्मा यह उत्पाद हैं। उनके मध्य में तीर का निशान
यह अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। दूसरा नियम, जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारक या उत्पाद हों तो इन पदार्थों के बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे समीकरण में कॉपर सल्फेट और जिंक, इन अभिक्रिया कारकों में धन चिन्ह दर्शाया गया है। उसी प्रकार उत्पाद जिंक सल्फेट, कॉपर और साथ में ऊष्मा, इनके मध्य में धन का चिन्ह लगाया गया है। आइए देखते हैं तीसरा नियम। रासायनिक समीकरण को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए अभिक्रिया कारक और उत्पादित पदार्थों की भौतिक अवस्था समीकरण में दर्शाना आवश्यक है। पदार्थों की गैसीय, द्रव व ठोस अवस्था को संकेत द्वारा क्रमशः G, L और S, ये अंग्रेजी के अक्षर द्वारा कोष्ठक में लिखकर दर्शाते हैं। उसी प्रकार से यदि उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो G के स्थान पर ऊपर की तरफ दिशा में दर्शाने वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं। वह उत्पाद यदि अघुलनशील ठोस के रूप में हो या अवक्षेप के रूप में हो तो S के बदले में नीचे की दिशा दर्शाने वाले तीर से दर्शाते हैं। यदि अभिक्रिया कारक और उत्पादित पानी के विलयन के रूप में हो तो उन्हें जलीय विलयन कहते हैं। उसे अंग्रेजी के अक्षर AQ द्वारा कोष्ठक में लिखकर दर्शाते हैं। चौथा नियम, जब रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है तब अभिक्रिया दर्शक तीर पर डेल्टा ये चिन्ह दिखाते हैं। जैसे कि चूने के पत्थर को ऊष्मा देने पर कली चूना बनता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है, यहाँ ऊष्मा उसे दी जा रही है, इसीलिए तीर के निशान के ऊपर डेल्टा यह चिन्ह लगाया गया है। यह एक प्रकार की ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जस्ते के चूर्ण की अभिक्रिया होते समय ऊष्मा बाहर निकलती है। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही हो उत्पाद के रूप में तो उसे हम ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ऊष्मा को हम अलग से उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगला नियम, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित होने के लिए विशिष्ट तापमान, विशिष्ट दाब, उत्प्रेरक इत्यादि शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक होता है। ऐसी शर्तों को अभिक्रिया दर्शक तीर के नीचे या ऊपर दर्शाते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, वनस्पति तेल को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर वनस्पति घी तैयार होता है। अब यहाँ पर वनस्पति तेल और हाइड्रोजन गैस, इनके बीच में अभिक्रिया कराने के लिए तापमान कितना लगा है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे उत्प्रेरक कौन सा इस्तेमाल किया गया है? निकेल। तो इसको हम लोग तीर के ऊपर और नीचे प्रदर्शित करते हैं। अगला नियम, अभिक्रिया कारक या उत्पाद के विषय में विशेष जानकारी या उनके नाम उनके सूत्रों के नीचे लिखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, तांबे की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर विषैली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की विशेषता क्या है कि ये सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम लोग उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ठीक अणुसूत्र के नीचे लिखते हैं और बाकी के भी रसायनों के नाम उसके अणुसूत्र के नीचे लिखते हैं। दूसरे उदाहरण में दिया है, तांबे की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तैयार होती है। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल की विशेषता क्या है कि वो तनु है, डाइल्यूट है, हल्का है, तो वो हम उसके अणुसूत्र के नीचे प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक